चलिए देखिए, आज बच्चों आपको भौतिक राशियों के बारे में बताया जाएगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं और मात्रकों के भी प्रकार हैं। और ये आपके सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर भी है, जिसमें आपको ये पढ़ना है कि हमारी भौतिक राशियाँ क्या हैं, इनके ये होती कितने प्रकार की हैं और इनके मात्रकों का वर्णन, फिर इनके मात्रकों का धीरे धीरे पार्टीशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियाँ। तो ध्यान दें कि ये भौतिक राशियाँ हैं क्या। ये वो राशियां हैं जिन्हें हम लोग नाप सकते हैं यानी माप सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। और ये भौतिक राशियां होती दो प्रकार की। कहोगे सर अब तो हम सभी चीजें माप सकते हैं, तो क्या सभी भौतिक राशियां हैं? अब हम ये कह दें कि हमें छींक आ रही है या हमें दर्द हो रहा है, तो इसका तो कोई मापन नहीं है ना, तो ये भौतिक राशियों के अंतर्गत नहीं आएगा। भौतिक राशियां जैसे होंगी किसी व्यक्ति का वजन तौलना, तो वो उसका द्रव्यमान होगा, वो उसकी भौतिक राशि का उसका कोई न कोई मान होगा। तो हम जिसे तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वो भौतिक राशियों के अंतर्गत आएगी। अब भौतिक राशियां होती हैं दो प्रकार की। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, एक वेक्टर क्वांटिटीज। तो जो स्केलर होती है उन्हें हम लोग अदिश राशियां कहते हैं, और जो वेक्टर क्वांटिटीज यानी वो सदिश राशियां हैं। तो देखिए अदिश राशियां क्या है और सदिश राशियां क्या है। अदिश राशियां और इसके बाद नीचे है सदिश राशियां। होने के लिए तो एक राशि और भी होती है उसे, लेकिन अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब थोड़ा अभी और आगे आप पढ़ेंगे और बड़ी कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो एक प्रदिश राशि भी मिलेगी, जिसे हम लोग टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं, प्रदिश राशियां। तो प्रदिश राशियों के बारे में भी हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले आप अदिश राशियां देखिए। तो देखिए अदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियों के ये सब पार्ट हैं। तो अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल उनके संख्यात्मक मान यानी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा संबंधी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वही राशियां आपकी अदिश राशियां हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, हम उन्हें ही भौतिक राशियां, भौतिक नहीं सॉरी अदिश राशियां कहते हैं। भौतिक तो सब कुछ है, भौतिक में तो ये अदिश राशि भी भौतिक राशि कही जाएगी, सदिश राशि भी भौतिक राशि कही जाएगी, प्रदिश राशि भी भौतिक राशि कही जाएगी। बस हमें ये ध्यान देना है कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की द आवश्यकता हो। आप यहीं से देख लीजिए, आदिश, आ मतलब नहीं, दिश मीन्स दिशा, यानी ऐसी राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता ही नहीं है, केवल परिमाण की आवश्यकता है, बस हम उसी राशि को अदिश राशि कहते हैं। जैसे में हम समय को ले सकते हैं, समय है, ताप है, दाब है, ऊर्जा है, ये सब आपकी अदिश राशियां हैं और भी हो सकती है। जैसे समय को मापना है, तो अब समय मापने के लिए हमको दे दिया गया कि 2 घंटा समय है। अब इसमें कोई दिशा तो होती नहीं कि भाई पूर्व दिशा में समय 2 घंटे चलेगा, पश्चिम दिशा में 2 घंटे समय चलेगा,
इस प्रकार का कोई इसमें नियम नहीं है, यानी समय अदिश राशि है। ताप आप खुद समझ सकते हैं। देखिए इस समय सीजन भी जाड़े का जैसे चल रहा है, तो आप भी घरों में जैसे तापेंगे कोई लकड़ी जला के, तो उसके लिए हमें ये नहीं आवश्यकता पड़ती है कि हम इस दिशा से बैठ के ऊष्मा उसकी लें तो हमें अधिक ताप का अनुभव होगा। उसके लिए भी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। प्रेशर यानी दाब, दाब भी अदिश राशि है। ऊर्जा तो अदिश राशि है ही। अब कहोगे सर ऊर्जा कैसे अदिश राशि है, इसका भी एक आप ध्यान दें। जैसे हमारे यहाँ बल्ब अभी जल रहा है, ऊपर देख रहे होगे उसकी रोशनी, तो अगर हम ये कह दें कि तार हम ऊपर ऊपर लेके आए तो भी बल्ब इसी प्रकाश में जलेगा, इसी तीव्रता के साथ। हम नीचे से अंडरग्राउंड इसकी वायरिंग कर दें तब भी हमारा बल्ब वैसे ही जलेगा। यानी इसमें से वायरिंग की दिशा का इस बल्ब के प्रकाश की तीव्रता से कोई लेना देना नहीं, अर्थात दिशा इन राशियों में अपना कोई प्रभाव नहीं डालती है। बस समझिए वही अदिश राशियां हैं। अब आगे आप सदिश राशियों में देखेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा कि सदिश राशियां तो परिमाण तो इन्हें चाहिए ही चाहिए। परिमाण का मतलब उनका संख्यात्मक मान। जैसे हमने सदिश राशियों में नाम लिया बल का, वेग का, संवेग का, विस्थापन का, ये सब जितनी भी राशियां आप लिखे, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ये जितने भी हैं ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशियां होंगी। अब आप कहोगे सर इसमें बल कैसे हम समझे कि बल सदिश राशि है। तो देखिए बल लगाना है तो जैसे हम यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर इसको दबाना चाहते हैं तो हमें एक दिशा चाहिए कि हम इस बोर्ड के अभिलंबवत अंदर की ओर एक बल लगाएंगे। तो बल लगाने की दिशा चाहिए। बल का परिमाण भी होगा 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, जो भी इसका परिमाण हो। न्यूटन कह दो सर इसका क्या है, न्यूटन इसका मात्रक है इस भौतिक राशि का यानी सदिश राशि का। अभी पहले आप राशियों के बारे में समझें, फिर हम आपको बताएंगे इनमें भी कुछ और पार्ट होंगे, कुछ मूल राशियां होंगी, कुछ व्युत्पन्न राशियां होंगी तो उनके बारे में, फिर मूल राशियों के कुछ मूल मात्रक होंगे, फिर कुछ व्युत्पन्न मात्रक होंगे, तब हम जाकर के इस बल के मात्रक का पता लगा पाएंगे। धीरे धीरे हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। पहले अभी हम इस वीडियो में आपको राशियों का वर्णन बताएंगे कि ये बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि हमें इसको कहीं भी अगर लगाना है तो आप समझते ही हो कि हमें दिशा चाहिए। बल है क्या, बल वह धक्का या खिंचाव या तनाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या तो कर सकता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। अब वेग है, देखिए बच्चों की वेग क्या है, वेग और चाल में फर्क होता है। वेलोसिटी अलग है, स्पीड अलग है। स्पीड और वेग में आप ऐसे अंतर समझ लीजिए जैसे हम लोग बाइसिकल चला रहे हो, साइकिल मतलब चला रहे हो, और यदि हम पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर साइकिल से जाएं और हवा यानी वायु का प्रवाह भी पूर्व से पश्चिम की ओर हो तो हमारी साइकिल की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। इसका अनुभव हम लोगों ने किया होगा। और यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर आए तो अपने आप हमारा वेग घट जाता है। मतलब ये हुआ कि वेग में दिशा का प्रभाव हो रहा है, यानी वायु का जो प्रवाह है वो इस वेग को प्रभावित करता है। परंतु स्पीड यानी कि चाल, उसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं। उसमें तो बस एक बार बोल दिया गया कि इसकी स्पीड इतनी है तो बस इतनी है, उसका दिशा से कोई संबंध नहीं। इसीलिए चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। संवेग भी आपका सदिश राशियों की श्रेणी में आएगा। विस्थापन तो आप बहुत छोटी कक्षाओं से आप देख रहे हो, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन तो जानते ही होंगे कि विस्थापन कहते किसे हैं। जैसे हम ये कह दें एक हम छोटा सा यहाँ पर सर्कल बनाए, हमने इस बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और वापस आ गए फिर से इसी बिंदु पर,
तो अब बताइए, यही हमारी इनिशियल स्टेज है और यही हमारी फाइनल स्टेज है। इनिशियल स्टेज यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो विस्थापन है क्या? विस्थापन का तात्पर्य है कि हम अपनी अंतिम स्थिति और अपनी प्रारंभिक स्थिति का जो मिनिमम डिफरेंस होता है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। अब अगर हम उसी बिंदु पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। अब अगर हम जैसे यहाँ पर हो, इस जगह पर अभी आ पाए हो, तो विस्थापन ये होगा। तो विस्थापन तो दिशा पर निर्भर करता है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो इसके द्वारा चली गई दूरी है। तो दूरी के लिए दिशा से कोई तात्पर्य नहीं, तो दूरी अदिश और विस्थापन सदिश। तो हमने अब तक ये देखा कि अदिश राशियां क्या है, सदिश राशियां क्या है। थोड़ा सा प्रदिश राशियों के बारे में भी सुन लीजिए, भले ही ये हमारे सिलेबस में अभी रही है, लेकिन प्रदिश राशियां क्या है? प्रदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें अदिश राशियों का भी गुण होता है और सदिश राशियों का भी गुण होता है। यानी जो ना तो पूरी तरह से अदिश हो रही है और ना ही पूरी तरह से सदिश के गुण रखती है, उन भौतिक राशियों को हम लोग प्रदिश राशियां कहते हैं। अब जैसे कहोगे सर प्रदिश राशियों के कुछ उदाहरण, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वैद्युत विभवांतर, आप इसको भी प्रदिश राशि में गिनेंगे। विभव प्रवणता आप विशेष तौर से आप कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपको एग्जैक्ट प्रदिश राशि ही मिलेगी। विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जैसे आपने नाम सुना होगा जड़त्व आघूर्ण, पढ़ा होगा अपनी फर्स्ट ईयर और इंटर की कक्षाओं में। तो उसमें जो जड़त्व आघूर्ण एक आपको मिला होगा, एक भौतिक राशि, वो भी प्रदिश राशि है। यानी वो ना, क्योंकि वो कई छोटे छोटे पार्टों से मिलकर के उसका निर्माण होता है, कई कणों से मिलकर के। किसी भी निकाय का यदि जड़त्व आघूर्ण निकलवाना है तो वो कई अलग अलग कणों से हमें उसका मिलकर के मान निकालना होता है। तो ऐसी राशियों को हम प्रदिश राशि कहते हैं। अब हम थोड़ा ये जो संक्षिप्त हमें जानकारी हमने आपको दी कि अदिश राशियां क्या है, सदिश राशियां क्या है, प्रदिश राशियां क्या है, तो आप दोबारा एक एक लाइन में फिर से सुन लें कि अदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां हो गई। और वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो है आपकी सदिश राशियां। और वे भौतिक राशियां जो ना तो पूरी तरह से अदिश राशियों का गुण रखती है और ना सदिश राशियों का, उन्हें हम प्रदिश राशियां कहते हैं। और इन सब के हमने आपको उदाहरण भी बताए। अब हम आपको बताते हैं कुछ मूल राशियां, फिर उनके कुछ मूल मात्रक, और आपका जो टॉपिक है वो भी है मात्रक से ही रिलेटेड। तो देखिए मूल राशियां क्या है और मूल मात्रक क्या है, तो इनके बारे में देखिए जरा। और फिर तो भौतिक राशियां, तो देखिए ये भौतिक जगत है, इसमें हम जो भी देख रहे हैं, जिसे भी हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, जिसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सब भौतिक राशियों के अंतर्गत आएगा। तो पहले हम सबसे पहले मूल राशियों के बारे में बताते हैं। मूल राशियां, साथ ही साथ मूल राशियों के इनके मूल मात्रक, और आपका इसी में एक जुड़ा हुआ पार्ट है विमा का, तो इसी में हम साथ में इनकी विमाएं यानी विमा भी इनकी क्या क्या होगी वो भी हम आपको साथ में बता देते हैं। तीनों टॉपिक होंगे इसमें, क्योंकि जस्ट आपका ये चैप्टर मात्रक और साथ साथ विमा से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मूल राशियां, आप समझे कि मूल राशियां क्या है? वे भौतिक राशियां जो स्वेच्छा से चुनी जाती है, यानी इनको हम कहीं किसी दूसरी भौतिक राशि से संबंध नहीं रखते, यानी स्वेच्छा से चुनी गई वे भौतिक राशियां जिन्हें किन्हीं अन्य भौतिक राशियों में बदला नहीं जा सकता है, उन्हीं राशियों को हम
मूल राशियां कहते हैं। इनकी संख्या निश्चित है, ये केवल 7 होती है, ओनली 7 टाइप्स। और जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनकी गिनती अनलिमिटेड है। ये जो आपकी मूल राशियां होगी ये केवल 7 होगी। देखिए जैसे नंबर 1, आप इसमें लंबाई लिख सकते हो, और लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, और इसकी विमा क्या होगी, एल। क्या होगी, एल। ध्यान रखना, विमा लिखते समय कुछ किताबों में या ज्यादातर जगहों में ये बड़े कोष्ठक का प्रयोग लोग नहीं करते हैं, जबकि ये नियम है विमाओं का कि विमा सदैव बड़े कोष्ठ में ही प्रदर्शित की जाती है। ठीक। अब विमा है क्या, आपको ये भी बता दें, विमा की वास्तविक परिभाषा क्या है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, या ऐसे कहते हो कि विमा वे घाते होती है जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती है, विमा कहलाती है। क्या बताएंगे विमा के बारे में। विमा वे घाते होती है जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। अब मूल मात्रक तो जानते हो कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक। यानी लंबाई को अगर हमें व्यक्त करना है तो मीटर से, यही मूल मात्रक है। फिर तो इसके अनेक संबंधित मात्रक है। मीटर से छोटे भी बहुत मात्रक होते हैं, मीटर से बड़े भी बहुत मात्रक होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मूल मात्रक। तो मूल मात्रक केवल एक होता है, लंबाई का मीटर, चौड़ाई भी होगी तो मीटर, यदि ऊंचाई भी होगी तो मीटर। अब आप देखिए जैसे हम कह दे द्रव्यमान, द्रव्यमान भी एक मूल राशि है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इसकी विमा क्या होगी, किलोग्राम। और द्रव्यमान का मात्रक जो किलोग्राम है, इसकी विमा कैपिटल एम होगी। क्या होगी, कैपिटल एम। और फिर आप देख ले समय, समय भी हमारी मूल राशि है, और समय का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। और सेकंड का जो विमा आएगी वो आएगी टी। फिर आप देखिए अगली आपकी, जैसे हम ये कह दें समय के बाद एक आपकी भौतिक राशि आएगी मूल राशि के रूप में, ताप। ताप का मात्रक होता है बेटा केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन होता है। इसकी विमा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सामान्यतया लोग जब लिखते हैं तो ये थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको आप लोग जानते हो थीटा पढ़ते हैं, लेकिन ये वास्तव में हम लोग कह देते हैं थीटा, लेकिन ये इसकी जो विमा है वो होती है इस तरह से हर्मिटेशन। आप ऐसे बनाए, एक ऐसे साइड में और ये ऐसे बनाते, बीच में एच जैसा दिखना चाहिए, ये हर्मिटेशन होती है इसकी विमा। क्या होती है, हर्मिटेशन। तो ध्यान देने योग्य बात ये कि वो हर्मिटेशन ही है, वो कैपिटल फॉर्म में है, ये स्मॉल फॉर्म में। तो हम लोग सामान्यतया ताप की विमा अपने पाठ्यक्रम में थीटा प्रयुक्त करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले तो आप समझिए वो कैपिटल लेटर में है, बाद बाकी वो हर्मिटेशन ही है, थीटा नहीं है। अब आगे इसके देखिए, जैसे ताप के बाद हम कह दे वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, मूल मात्रक एम्पियर, और इसकी विमा क्या होगी, ए। और फिर इसके बाद हम ये कह दें कि अगला, तो अगला पार्ट आपको मिलेगा ज्योति तीव्रता। कौन सा, ज्योति तीव्रता, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा कैंडिला। और फिर इसके बाद इसकी विमा जरा ध्यान, इसकी विमा स्मॉल लेटर में रहेगी बेटा।
हालांकि अब जो नए पैटर्न में आ रही तो कहीं कहीं के भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको CD ही ध्यान रखें। ज्योति तीव्रता, उसका मात्रक कैंडिला और CD। आप कतई परेशान ना हो, आप कहीं भी चेक करें इसको अपने। लेकिन अब जो नए पैटर्न में है, कुछ किताबों में के लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग अभी भी इसको CD कहते हैं, और एग्जाम में भी आप CD ही लिखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम में चेक करने वाले सदस्य हैं वो CD को ही आपकी मान्यता देंगे। के क्योंकि कई जगह नियतांकों में लगता है, इसलिए के में कंफ्यूजन है, आप CD को प्रिफर करेंगे। और अंतिम आप देख लीजिए जिसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा का मात्रक है वो है मोल, और इसकी विमा होती ही नहीं है। और बस इसके प्रदर्शन के लिए हम लोग कहीं कहीं म्यू का इस्तेमाल कर देते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? म्यू। इसमें हम बड़ा कोष्ठक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वास्तविक रूप में इसकी विमा नहीं है, वो सिर्फ संकेत है इसका। तो ये ध्यान रखिएगा, यही हमारी 7 मूल राशियां हैं, इनके 7 मूल मात्रक है, और इनकी 7 की जगह बल्कि 6 विमाएं। इस विमा का कहीं कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये विमा के रूप में इसको अभी अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमको मीटर की परिभाषा बतानी हो, तो मीटर, ये सारे मूल मात्रक है, इन सब की परिभाषाएं भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है मात्रक एवं विमाएं। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल, ये इनकी जरा छोटी छोटी जो सूक्ष्म परिभाषाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम मीटर की ही परिभाषा देखें। तो मीटर की परिभाषा आप इस तरह से बता सकते हो, कई परिभाषाएं हैं लेकिन एक सूक्ष्म परिभाषा। एक परिभाषा ये है कि शुद्ध क्रिप्टन 86, क्या कौन से तत्व का नाम लेंगे? शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की, शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की जब 16,50,000, ये देखो लिखा है 16,50,763.73, 16,50,763.73 तरंग दैर्ध्य एक जगह सटा करके, यानी ऐसे 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 सटा कर रखी जाती है, तो इनसे जो हमें लेंथ मिलती है उसे हम लोग कहते हैं 1 मीटर। क्या कहते हैं? 1 मीटर बोलते हैं। और दूसरी और भी, अगर ये आपको इतनी बड़ी संख्या परेशान करती है तो इससे भी एक छोटा आपके पास और बढ़िया उपाय है, वो ऐसे बता दो। पेरिस, आप जानते हैं पेरिस? पेरिस को आपको मालूम होगा। तो पेरिस में एक प्रयोगशाला है, वहां पर एक प्लेटिनम और इरिडियम धातु की एक छड़ रखी हुई है, वैज्ञानिकों की लैब है। तो पेरिस में एक प्लेटिनम इरिडियम धातु की एक छड़ है, उसमें 2 चिन्ह बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे चिन्ह बने हुए। उन्हीं चिन्हों के जो बीच की दूरी है वो 1 मीटर है, यानी उसको मान्यता 1 मीटर की दी गई है। तो आप दैनिक जीवन में तो मीटर देखते ही हो कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है, और मीटर की सामान्य लंबाई हम लोग हाथ से भी ऐसे नाप लेते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन ये मानक परिभाषा में हाथ से नापने की बात थोड़ा चलेगी। तो मानक परिभाषा के लिए हमें तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि या तो अपना वो बता दीजिए क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बारे में कि 16,50,763.73 तरंग, वेवलेंथ जानते हो? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी उस तरंग की मोटाई, लेम्डा से जिसको इंडिकेट करते हैं। तो उनको जब हम सटा सटा करके एक ऊपर एक, जिसे बुलिया ये 4 रखते तो इतनी जगह कवर कर लेते। ऐसे ही जब 16,50,763.7
3 तरंगदैर्ध्यों को एक जगह सटा करके रखते हैं तो 1 मीटर की हमें लंबाई प्राप्त होती है। ऐसे ही और वो बहुत आसान थी परिभाषा, हमने जो बाद में बताई कि पेरिस के म्यूजियम यानी उसमें लैब में रखी हुई एक छड़ है प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु की, और उसमें 2 चिन्ह बने हुए वैज्ञानिकों द्वारा उनको निर्मित किया गया है, और उनके जो बीच की लेंथ है उसको 1 मीटर माना गया, यानी उसकी मान्यता 1 मीटर है। किलोग्राम भी वही से आप बता दें। वैसे तो जो सीजीएम परमाणु की परिभाषा है बड़ी जटिल परिभाषा है, आप उसके चक्कर में ना पड़े, बहुत आसान परिभाषा सीखे। वही बात बोले कि पेरिस में एक प्लेटिनम इरिडियम धातु की छड़ का एक गुटका है, या एक छड़ ना बोल करके बोलते एक प्लेटिनम इरिडियम धातु का एक गुटका है, उसका भी द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। कितना माना गया है? तीसरी परिभाषा देखें, सेकंड। सेकंड तो आप समझते ही हो कि सेकंड क्या है, समय का मात्रक है, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना है कि सेकंड है क्या। माध्य सौर दिवस, ध्यान दीजिए, ये माध्य सौर दिवस क्या होता है? माध्य सौर दिवस, माध्य सौर दिवस के 86,000 कितने हजार 86,000 यानी 86,400वें भाग को 1 सेकंड कहते हैं। यानी सेकंड की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो क्या बताओगे? माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को 1 मानक सेकंड कहते हैं। अब मानक सेकंड तो आप समझ गए, लेकिन हो सकता है ये सौर दिवस न समझ पा रहे हो। सौर दिवस का मतलब होता है बेटा एक दोपहर से लेकर दूसरी दोपहर तक के समय का जो डिफरेंस है उसे हम सौर दिवस कहते हैं। और दोपहर कितने बजे होती है बच्चों? 12 बजे, ठीक 12 बजे, 1 बजे। देखिए हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इससे आकलन नहीं करेंगे। दोपहर की टाइमिंग ये होती है कि जब हम दोपहर के लगभग यानी दोपहर में वही 12, 1, 2 बजे, कितने बजे आप धूप में खड़े हो और आपकी परछाई सबसे छोटी हो, उससे न्यूनतम ना हो, यानी लगभग परछाई ना ही हो, नगण्य हो, वही समय दोपहर का समय होता है। अब दोपहर में हम घड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं कि 12 बजे दोपहर होती कि 1 बजे दोपहर होती। दोपहर का टाइमिंग, दोपहर से तात्पर्य है कि हम खड़े हो धूप में और हमारी परछाई बहुत छोटी हो या लगभग ना के बराबर हो, यानी उससे छोटी परछाई ना मिले, तभी आप समझे कि यही समय दोपहर का समय है। तो एक दोपहर से लेकर के दूसरी दोपहर तक का जो समय है उसे सौर दिवस, और पूरे वर्ष भर की दोपहर निकाल लो और उसमें 365 का भाग दे दो, तो वो हो गया माध्य। गणित तो जानते हो, माध्य यानी दिनों की संख्या, उसके बाद में हम यानी जो घंटे बने उसमें दिनों की संख्या से भाग दे। तो कुल मिला करके एक माध्य सौर दिवस में यानी पहले वाले मान लो निकाले आपने 23 घंटा 58 मिनट, हो सकता है किसी में 24 घंटा 12 मिनट निकले, तो सभी घंटे जोड़ करके 365 से भाग दे दोगे तो माध्य सौर दिवस आ जाएगा, जिसका हम एवरेज मान लगभग 24 घंटे मानते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन रात का योग 24 घंटा एग्जैक्ट नहीं होता है। ये माध्य सौर दिवस का मान है 24 घंटे, और उसके 86,400वें भाग को हम 1 सेकंड कहते हैं। अब आई बात केल्विन की, ये आपका चौथा मात्रक। देखिए केल्विन क्या है? केल्विन है ताप मापने की बहुत ही परम इकाई, यानी ये परम ताप पैमाना है। क्यों इसको परम ताप पैमाना कहते हैं? क्योंकि केल्विन का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। फ़ारेनहाइट पैमाना माइनस में हो जाए, डिग्री सेल्सियस माइनस में हो जाए, सुना होगा कि जाड़े में टेम्परेचर -5 डिग्री चला गया, लेह लद्दाख में -50 डिग्री चला गया, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि -3 केल्विन चला गया पैमाना वहां का टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसका मान कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, यानी 0 केल्विन के नीचे टेम्परेचर की आज तक गणना ही नहीं की गई।
इसीलिए इसे हम परम ताप पैमाना भी कहते हैं, यानी ये हमारा सुपर मात्रक है बिल्कुल ताप का। तो याद रखिएगा केल्विन की परिभाषा क्या है। केल्विन में इस तरह से बताना कि सामान्य वायुमंडलीय दाब, यानी नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर, सामान्य वायुमंडलीय दाब में पिघलती हुई बर्फ के ताप, पिघलती हुई बर्फ के ताप और खौलते हुए जल के ताप में जो अंतर होता है उसके 100वें भाग को, उसके 100वें भाग को एक केल्विन कहते हैं। ध्यान रहेगी परिभाषा। क्या बताओगे केल्विन के बारे में? केल्विन की परिभाषा है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब में, कैसे दाब में? सामान्य वायुमंडलीय दाब में पिघलती हुई बर्फ और खौलते हुए जल के ताप का जो अंतर है उसके भी 100वें भाग को हम एक केल्विन कहते हैं। और भी है, हालांकि इसकी सतह का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो, वो लाइन आप बोलो या ना बोलो, लेकिन इतनी बात जरूर बोलिए कि सामान्य वायुमंडलीय दाब में पिघलती हुई बर्फ और खौलते हुए जल के ताप का जो अंतर है उसके 100वें भाग को एक केल्विन कहते हैं। देखिए एम्पियर, एम्पियर भी हमारा मूल मात्रकों की श्रेणी में आता है। एम्पियर की परिभाषा बेटा बहुत जटिल है, बहुत ध्यान से इसको सुनना। हालांकि एक परिभाषा तो बहुत आसान है जो इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, I बराबर Q/T से, ये वाली परिभाषा। इससे आप बता दोगे तो बहुत आसान है कि यदि किसी चालक में Q का मान मान लीजिए 1 कूलाम और T का मान मान लीजिए 1 सेकंड, तो यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। लेकिन ये परिभाषा हमारी मानक परिभाषाओं की श्रेणी में नहीं आती है। इसके लिए हमारी देखिए मानक परिभाषा क्या है। मानक परिभाषा भी प्रूव होती है। आपको पता रखना चाहिए, एक फार्मूला पढ़ा होगा F/L = 2 × 10⁻⁷ I1 I2/R। यदि ये आपको याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन इसी से परिभाषा एम्पियर की निकलती है। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, यानी L का मान 1 मीटर, लंबाई उसकी रखेंगे या R की वजह से आप वहां पर रख सकते हैं। तो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के 2 समांतर तारों के बीच जब समान प्रबलता की धारा, यानी I1 बराबर I2, जब समान प्रबलता की धारा प्रवाहित की जाए और उसकी एकांक लंबाई में, जब आपने इसको 1 माना है तो ये लंबाई क्या हो गई? एकांक। तो एकांक लंबाई में कितने न्यूटन का बल? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो बहने वाली वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। कितने एम्पियर होता है? ये परिभाषा मानक परिभाषा है। फिर से ध्यान से सुनिए। निर्वात तो समझते हैं जहां पर वायु तक की उपस्थिति ना हो, अन्य तो माध्यम होना अलग की बात है। निर्वात यानी फ्री स्पेस जो होता है वहां पर वायु तक की उपस्थिति मान्य नहीं है। तो हम यहां से एम्पियर की परिभाषा जो बताएंगे वो ये होगी कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, कितने मीटर की दूरी पर? R की वैल्यू 1 मीटर दीजिए। 1 मीटर की दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के कैसे तार? समांतर तार। आप रेल की पटरियों को ध्यान से देखें। सपोज दैट रेल की पटरियां हम अगर एक जगह से देखें तो हमें पैरेलल ही दिखती है, और मान ले कि उनके बीच का डिफरेंस 1 मीटर ही है, भले ही ज्यादा होता हो। तो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के 2 समांतर तारों के बीच जब समान प्रबलता की, यानी दोनों पटरियों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करें और उनकी प्रति मीटर लंबाई में कितने न्यूटन का बल? मात्र 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है।
अब आप देखिए कैंडिला की परिभाषा। कैंडिला की परिभाषा क्या है? मानक स्रोत के खुले मुख के, कैसे स्रोत के? मानक स्रोत के खुले मुख के एक वर्ग, मानक स्रोत के खुले मुख के एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता के 1/60वें भाग को, 1/60वें भाग को हम एक कैंडिला कहते हैं। ये भी परिभाषा थोड़ा ध्यान से सुनो। मानक स्रोत के खुले मुख के, खुले मुख का तात्पर्य है किसी दूसरे से उसकी स्वतंत्रता का हनन ना हो रहा हो, यानी कोई दूसरा स्रोत उसको प्रभावित ना कर रहा हो। तो मानक स्रोत के खुले मुख के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता के कितने भाग को? 1/60वें भाग को हम क्या कहते हैं? एक कैंडिला कहते हैं। अब आप अपनी अंतिम बात देखिए कि मोल क्या है, यानी पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक मोल है। तो इस मोल की परिभाषा क्या बताओगे? तो किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल एक इकाई है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, केला लेना है, मान लो तो बोल दिया 1 दर्जन दो, तो दर्जन से जैसे आप केले की नाप करते हैं, वैसे ही एटॉमिक पार्ट जो होता है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम मोलों की संख्या से अपना काम करते हैं। तो वही है कि आखिरकार एक मोल क्या है? तो एक मोल वह द्रव्यमान है, एक मोल वह द्रव्यमान है जो उस पदार्थ के अणुभार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जो उस पदार्थ के अणुभार के बराबर होता है, उसे मोल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आज का जो वीडियो था, अभी इसमें आपको मूल राशियां बताई गई, मूल मात्रक बताए गए और इनकी मूल विमाएं बताई गई। अभी जस्ट इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपको व्युत्पन्न राशियां बताई जाएगी, व्युत्पन्न मात्रक बताए जाएंगे, तब उनसे संबंधित विमाएं कैसे ज्ञात होगी उसके बारे में बताया जाएगा। आप अगले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इसे भी अपना तैयार करें। देखिए छात्रों, जो आज हमने आपको ये वीडियो इस मूल राशि का, मूल मात्रक का या जो विमा से संबंधित हमने अभी अभी आपको बताया, हम ये चाहते हैं कि आप अपने जो मित्र हैं, जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं, उन सभी को, यानी जो नए हैं, उन सभी छात्रों को आप ये वीडियो शेयर करें, आप भी इसको लाइक करें और उनसे भी कहें कि इसको आप आगे बढ़ाएं, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उन सभी छात्रों को मिल सके जो भी इस डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं। और जो इसका बेल आइकॉन है वो आप जानते ही हैं कि उसको अवश्य आप दबाएं, जिससे कि हमारा भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो। ठीक।